तो लास्ट वीडियो में बायोलॉजी में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट कर लिया था। सो ये नोट्स हैं। दिस इज द नोट्स फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये देखो। और ये सारा टेलीग्राम पे अपलोडेड है, तो वहाँ से जाके तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये पूरे के पूरे पूरे चैप्टर के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है। ठीक है, इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये 2 लेक्चर्स में होगा। ठीक है, 2 लेक्चर्स में होगा। पहला लेक्चर हम लोग आज का जो है वो हम लोग आई थिंक मोनेरा तो कंप्लीट करेंगे ही, टाइम मिला तो प्रोटेस्टा भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और सेकंड लेक्चर पे हम लोग पूरा फंजाई और बाकी के जो वायरॉइड्स प्रायॉन्स वगैरह जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर है आज मोनेरा प्रोटेस्टा वगैरह, प्रोटेस्टा तक कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सारे नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सारे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी का सारा पॉइंट इसमें कवर्ड है। ठीक है, तो पहले तो बात बात करते हैं कि अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी व्हाट वाज द वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले क्या हुआ था, पहले एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था। ठीक है, और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, और इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नजर आए, अगर वो प्लांट जैसा दिखता था तो उसे प्लांट किंगडम में डाल देते थे, और अगर एनिमल जैसा दिखता था तो वो एनिमल किंगडम में जाता था। ठीक है, बट हमें पता ही है दिस वाज नॉट वेरी इफेक्टिव। दैट्स द रीजन वी हैव अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टुडे, है ना। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो ऑब्वियस सी बात है फेल हो गया। फिर दूसरा आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। एक सेकंड, हाँ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हेकल। अब क्योंकि ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था तो इसमें ऑब्वियस है कि प्लांट और एनिमल तो था ही। ठीक है, एक था प्लांट, एक था एनिमल, और जो तीसरा किंगडम यहाँ पे बना था वो था किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, मोर एक्यूरेटली इसको प्लांटे और इसको एनिमेलिया कहते थे। ठीक है, तो प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा, ये एक नया किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बना था, प्रोटिस्टा। अब क्या हुआ कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी ऑब्वियसली बात है फेल कर गया, क्योंकि आज हमारे पास कितना किंगडम है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना। तो इसके बाद जो आया, इसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये सब समझाने के लिए बता रहे हैं कि 4 किंगडम आया, 3 किंगडम आया। क्वेश्चंस 2 किंगडम और 5 किंगडम वाले पर ही आते हैं। ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके साइंटिस्ट का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको लिखो मत। ठीक है, क्योंकि जो लिखवाएंगे तुम सभी पढ़ लोगे तो फिर मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे और एनिमेली, ये था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद फाइनली जो हमारा प्रेजेंटली यूज है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
एक सेकेंड, पहले आया 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम और अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ठीक है, इसमें हमें पता ही है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। इसके बाद एक और आया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा को बेसिकली आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया था। जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में मोनेरा के 2 पार्ट्स बनाए हैं उन्होंने, मतलब मोनेरा को 2 क्लासिफिकेशन दिया है, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल इज योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेबल हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है, तो ये बस पता होना चाहिए कि मोनेरा का ही पार्ट होता है आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी के हिसाब से जो पहला पैराग्राफ है एनसीईआरटी के पेज का, मतलब चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जैसे तुम चैप्टर शुरू करते हो तो तुम्हें क्या नजर आता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा लिखा हुआ है, अगेन अटेम्प्ट टू क्लासिफिकेशन का ही वो हिस्सा है, तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स नोट करवाते हैं, उसको लिख लो। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइंस ही हैं, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम उसको डायरेक्टली एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर तुम एक डेडिकेटेड नोट्स बनाना चाहते हो, प्रॉपर नोटबुक है, तो उसमें ये सब लिख लो, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, एरिस्टोटल was the earliest to attempt was the earliest to attempt a more, अच्छा इसको ना शॉर्ट में लिख लेते हैं फिर तो। ठीक है, बेसिकली सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस के ऊपर कोई क्लासिफिकेशन अगर किसी ने किया था तो वो था एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, मतलब ऐसे अगर देखो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, तो उसमें क्या था कि बेसिक मॉर्फोलॉजी को ही देखकर हम क्लासिफाई करते थे कि प्लांट है कि एनिमल है, बट एरिस्टोटल की वजह से पहली बार साइंटिफिक बेसिस यूज हुआ। ठीक है, अब इसमें भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किया था। ठीक है, देखकर जो पता लगता था कि प्लांट है, एनिमल है, किस किस टाइप का प्लांट है, श्रब है, ट्री है। ठीक है, तो Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters. ठीक है, simple morphological characters, and he classified plants into classified plants into trees, shrubs, and herbs. ठीक है, प्लांट्स को तो उसने ऐसे क्लासिफाई किया, है ना, प्लांट्स को उसने ऐसे क्लासिफाई किया, एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया उसने, क्योंकि ये सबसे पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस यूज किया था। अब एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया, एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप्स में डाला, एक जिनके पास रेड ब्लड था और एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास जो ब्लड होता है वो रेड नहीं होता, क्योंकि उसमें उनमें आरबीसी नहीं होता है। तो जैसे हीमोलिम्फ वगैरह, उसमें आरबीसी नहीं होता तो वो रेड कलर का नहीं होता है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने यही किया कि जो एनिमल्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक जिनके पास जो ब्लड है वो रेड है और दूसरा जिनके पास जो ब्लड है वो रेड नहीं है। ठीक है, उससे पहले उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड कर दिया था। इतना समझ आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, ये एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट फर्स्ट लाइन ही है। ठीक है, उसके बाद ये इसको ना नंबर 1 डाल लो, नंबर 1 या नहीं, पॉइंट पीछे था। ठीक, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज अबाउट
टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एनसीईआरटी ने बोला है कि जो लीनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उसने एनिमल्स और प्लांट्स में क्लासिफाई किया था सारे ऑर्गेनिजम्स को, उसका बेसिक ड्रॉबैक क्या है ना? तो ड्रॉबैक ऑफ लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो जो कैरोलस लीनियस ने प्लांट्स और एनिमल्स मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, उसने प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई किया था, राइट? ये तो हमने लिखा है यहाँ पे, देखो ये लिखा है ना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने किया, प्लांट्स और एनिमल्स में उसने डिवाइड किया था। तो इसका जो ड्रॉबैक है, उसका ड्रॉबैक ये है, एनसीईआरटी में मेंशन है, इसके हम पॉइंट्स बनवा के लिखवा रहे हैं तुमको, ठीक है? देखो इसका ड्रॉबैक नंबर 1 ये है, दिस सिस्टम did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes। ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक ये था, यूनिसेलुलर, एक सेकेंड, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, सब एक साथ थे, ठीक है? दूसरा, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। देखो हम यहाँ पे बेसिक बात डिस्कशन किस बात में बारे में कर रहे हैं कि कैरोलिस का दो टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों फेल कर गया, उसका ड्रॉबैक क्या था, क्यों हमें 5 किंगडम की जरूरत पड़ गई। ये सारी रीजंस है कि जो सिस्टम है वो कभी भी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, क्योंकि एक ही, देखो एक ही किंगडम में यूकैरियोट्स भी थे, प्रोकैरियोट्स भी थे, यूनिसेलुलर भी थे, मल्टीसेलुलर भी थे, फोटोसिंथेटिक भी थे, नॉन फोटोसिंथेटिक भी थे। ये तो क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली बात है फेल करेगी ना, क्योंकि तुम्हारे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है बताओ? क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आप चीजों को ग्रुप कर रहे हो, और जब आप ग्रुप करते हो तो सिमिलैरिटीज की बेसिस पे करते हो ना। तो अगर तुम्हारा मान लो तुम्हारे पास 10 शेप्स हैं, ठीक है? या मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड एक मान लो तुम्हारे पास है हेक्सागन, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास शेप्स है, और ऐसे मान लो तुम्हारे पास 200 ट्रायंगल है, 100 सर्कल है, 150 स्क्वायर्स है और 60 हेक्सागन है। तुम्हें अलग अलग डब्बों में डालना है, ठीक है? अब कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ट होगा? एक वो क्लासिफिकेशन जिसमें तुमने एक डब्बे में सारे शेप्स डाल दें, या फिर वो क्लासिफिकेशन जिसमें तुमने एक में सर्कल डाला, एक में हेक्सागन डाला, एक में स्क्वायर डाला, एक में ट्रायंगल डाला और एक में बस इतने ही डाला, इतना ही था ना? हम्म। तो कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ट है? ये वाला बेस्ट है ना, क्योंकि तुमने अलग अलग चीजों को ग्रुप कर दिया। मतलब अगर तुम्हें कभी भी सर्कल की जरूरत हो तो तुम एक डब्बा उठाओगे, उसमें से तुम्हें सर्कल निकल आएंगे। तुम्हें कभी भी स्क्वायर की जरूरत हो तो तुम ये वाला डब्बा उठा लेना। अगर तुम ये क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करोगे तो तुम्हारे पास सारे शेप्स तो एक ही डब्बे में है, तो ये क्लासिफिकेशन तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, अलग अलग ही बेटर थे, है ना? तो इसीलिए क्लासिफिकेशन मतलब होता है, क्लासिफिकेशन का ये मतलब होता है कि आप ऐसे ग्रुप्स बना रहे हो जिसमें सिमिलैरिटीज हो, कि अगर आपको कभी भी रिसर्च करने की जरूरत पड़े तो आप सिमिलैरिटीज के बेसिस पे एक ग्रुप उठा के उन पर रिसर्च कर सकते हो। लेकिन अगर सारे मतलब उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, यानी
एक ही ग्रुप में आपने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर डाल दिए तो क्या फायदा हुआ? फोटोसिंथेटिक भी डाल दिए, नॉन फोटोसिंथेटिक भी डाल दिए तो क्या फायदा हुआ? अब रिसर्च करोगे तो कैसे, किस बेसिस पर करोगे, है ना? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमने ड्रॉबैक पढ़ा, अभी तक 3 ड्रॉबैक हो गए, है ना? ठीक है। चौथा ड्रॉबैक ये है कि देखो, प्लांट्स और एनिमल्स जो देखने में, एक सेकंड, हाँ, जो देखने में प्लांट लग रहा था वो प्लांट में चला गया, जो देखने में एनिमल लग रहा था वो एनिमल में चला गया। बाकी सम ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। यानी फॉर एग्जांपल अगर देख लो वायरस, अच्छा वायरस छोड़ो, वायरस तो फिर भी कंट्रोवर्शियल था। फॉर एग्जांपल एक इमेजिनरी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, हाइपोथेटिकल, ठीक है, ये प्लांट जैसा भी है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, और ये एनिमल जैसा भी है क्योंकि ये मतलब हेटेरोट्रॉफिज्म भी शो करता है कभी कभी, मतलब ये कभी कभी अपना खाना बनाता है, कभी कभी अपना खाना नहीं बनाता है। यानी एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज बोथ काइंड्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, प्लांट की तरह भी दिखता है, एनिमल की तरह भी दिखता है, प्लांट की तरह भी बिहेव करता है, एनिमल की तरह भी बिहेव करता है। तो तुम उसको कौन से किंगडम में डालोगे, प्लांट में डालोगे या एनिमल में डालोगे? तो ये दिक्कत आ गई थी कि जब कैर्लस लिनियस ने अपना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, तब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं फिट बैठते थे। उनका क्या, वो कहाँ पे फिट होते हैं, उनको कौन से कैटेगरी कैटेगरी में डालोगे? अगर एक ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो प्लांट जैसा बिहेव कर रहा है, तुम उसको प्लांट में डाल सकते हो, लेकिन वो हेटेरोट्रॉफिज्म भी तो शो करता है, तुम उसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी ड्रॉबैक था कि कुछ ऑर्गेनिज्म कहीं भी ना तो प्लांट में फिट हो रहे थे ना तो वो एनिमल में फिट हो रहे थे, तो उनके लिए कोई जगह नहीं बची। ठीक है, उनके लिए बस एक वेकेंट स्पेस था, उनके लिए कोई जगह नहीं बची। ठीक है, तो इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास आया क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, अब देखो, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 5। ठीक है, देखो 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन used simple morphological, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, देखो, ओके, देखो, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करता था, है ना? वो मॉर्फोलॉजी पे ही बेस्ड क्लासिफिकेशन करता था ना। किसी ने भी अंदर नहीं देखा कि किसी के पास सेल वॉल तो नहीं है, तो जिनके पास सेल वॉल था, जिनके पास सेल वॉल नहीं था, वो सारे एक ही किंगडम में थे। ठीक है, तो ये दिक्कत आ रही थी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर बेसिस, मॉर्फोलॉजी का बेसिस लेकर क्लासिफिकेशन कर रहे थे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही कंसिडर किया जा रहा था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक सेकेंड रुको, 2 किंगडम classification used morphological characters, but there was a need of including other characters like cell structure,
nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction. And evolutionary relationships. जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कंसिडर नहीं किया जाता। बहुत सारे देखो, प्लांट और एनिमल का एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, है ना। तो प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, तो फंडामेंटल डिफरेंस तो प्लांट और एनिमल का ये आ गया, है ना। लेकिन सेल वॉल को देखा ही नहीं जा रहा था, तो जिनके पास सेल वॉल था उनको एक साथ, जिनके पास मतलब जिनके पास सेल वॉल था उनको भी एक साथ, जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको भी एक ही किंगडम में। तो अगेन क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस ये होता है कि तुम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ग्रुप करो। ठीक है, हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। अगर तुमने क्लासिफिकेशन किया, तुमने ग्रुपिज्म किया, लेकिन फिर भी इतनी डिससिमिलैरिटीज हैं, तो तुम्हारे क्लासिफिकेशन करने का कोई फायदा नहीं बनता है ना। हाँ, एक मिनट, हाँ, ठीक है, ओके। तो ये था हमारे एनसीईआरटी का पहला पेज। ठीक है, अब देखो, अब जो इसके बाद का जो टॉपिक है एनसीईआरटी में वो ये है कि आर एच विटिकर, ठीक है, उसका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया था, उसमें क्या उसमें क्या क्राइटेरिया था उनका। ठीक है, तो हम नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारा ये टॉपिक चल रहा था ना, क्या चल रहा था यहाँ पे, ड्रॉबैक ऑफ लीनियस, एरिस्टोटल हमने ये कर लिया। ठीक है, चलो अब लिखते हैं एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के बारे में, सॉरी सॉरी, आर एच विटिकर के क्लासिफिकेशन के बारे में। सारा जो ये नोट्स में हर एक पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर का है, और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, और तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह भी जो दिए जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आर एच विटिकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। इसके कुछ पॉइंट्स हमें नोट करने हैं, बस बहुत कम ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहले तो लिख लोगे 1969 में हुआ था ये इनका, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, साथ में किंगडम के नाम तो हमने लिख लिए, है ना, ओनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया था वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का क्या मतलब?